महीने भर के प्रोटेस्ट के बाद एक इस्तीफा आया, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने के लिए क्या यह काफी था? आज जो जेनजी प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहे हैं, उन्होंने इस सिस्टम की सबसे बड़ी खामी जो थी उसको सबके सामने एक्सपोज तो कर दिया है, लेकिन पिछले 10 सालों के जो आंकड़े हैं उन पर आप नजर डालेंगे तो एक डरावनी तस्वीर सामने निकल कर आती है। 3 मुख्य बातें हैं। पहली ये कि एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन तेजी से हुआ है, गरीब बच्चे पढ़ाई से बाहर हो गए हैं, कोचिंग सेंटर्स ने रफ्तार से पैर पसारे हैं, और तीसरी चीज ये है कि जॉब्स भी खत्म होने लगे हैं। पिछले 10 सालों में न सिर्फ सरकारी स्कूलों को बंद किया गया, बल्कि जिन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को सरकारी सहायता मिला करती थी वो बंद कर दी गई। जो प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड कर सकते थे वो प्राइवेट की तरफ चले गए, जो नहीं कर सकते थे उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। सवाल है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा रीढ़हीन एजुकेशन सिस्टम को खड़ा करने के लिए काफी है? जवाब फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जीडीपी के हिसाब से सरकार शिक्षा पर आखिर कितना पैसा खर्च करती है। साल 2013-14 में यह आंकड़ा 3.1% था, जो यूपीए की गवर्नमेंट यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट का आखिरी साल था। उसके बाद मोदी सरकार के पहले ही टर्म में ये गिर करके 2.8% पहुंच गया, और साल 2023-24 में ये गिरकर 2.7 पर आ गया, जो कि मोदी सरकार का सबसे कम आंकड़ा है। और सबसे खास बात यह है कि सरकार जब एजुकेशन पर खर्च का आंकड़ा बताती है तो उसमें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती है, बल्कि स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर्स, एक्टिविटीज वगैरह वगैरह पर खर्च होने वाला खर्चा भी इसमें शामिल होता है। यानी असल में आप अगर एजुकेशन पर होने वाला खर्च निकालेंगे, एजुकेशन की पढ़ाई लिखाई पर होने वाला खर्च, तो वो बहुत कम, इससे भी ज्यादा कम आएगा। अब यही वजह है कि एजुकेशन पर सरकारी खर्च के मामले में भारत जो है दुनिया के सबसे पीछे रहने वाले देशों में गिना जाता है। इतना ही नहीं, अगर केंद्र और राज्य सरकारों के कुल खर्च में एजुकेशन की हिस्सेदारी अगर देखें तो ये भी लगातार घट ही रही है। साल 2013-14 में सरकार के कुल खर्च का 11.6% एजुकेशन पर खर्च किया जाता था, लेकिन साल 23-24 में ये घट करके 9.2% पर आ गया। आईशी के अनुसार पिछले 1 दशक में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तादाद जो है वो तकरीबन 149% बढ़ चुकी है, जो कि सरकारी कॉलेजों की रफ्तार से कहीं ज्यादा आगे है। आईशी यानी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, भारत सरकार का एक सालाना सर्वे होता है। इसमें देश के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और दूसरे हायर एजुकेशन संस्थानों से जुड़ा जो डेटा होता है वो इकट्ठा किया जाता है, ताकि पता चल सके कि देश में हायर एजुकेशन की कंडीशन है क्या। आज देश की कुल 1385 यूनिवर्सिटीज में से लगभग 68% प्राइवेट है, और 60,127 कॉलेजेस में से करीब 38% प्राइवेट है। साल 2016-17 से साल 2021 के बीच सिर्फ 58 नई सरकारी यूनिवर्सिटीज खुली हैं, जबकि 132 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोली गई। इस भरमार के पीछे 2020 में लाई गई एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी बड़ा हाथ है। एनईपी 2020 खुलेआम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की स्थापना और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देती है। इसके साथ प्राइवेटाइजेशन की जो खतरे हैं, जैसे प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी और कैपिटेशन फीस से निपटने का जो कोई ठोस रोड मैप होता है, वो भी इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाता है। कैपिटेशन फीस का मतलब है उस एक्स्ट्रा अमाउंट से है, उसका मतलब जो कि एडमिशन दिलाने के बदले लिया जाता है, और आधिकारिक फीस का कोई हिस्सा इसमें नहीं होता है, अंडर द टेबल की बात है। अब स्कूल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो यही ट्रेंड दिखाई देता है। साल 2021-22 से साल 2024-25 के बीच सिर्फ 4 साल में प्राइवेट अनएडेड स्कूलों में एनरोलमेंट जो था वो 31% से बढ़कर 38.8 तक पहुंच गया है, जबकि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल धीरे धीरे सिकुड़ते चले गए, बंद होते चले गए। साल 2014-15 से लेकर 23-24 के बीच सरकारी स्कूलों की तादाद 11 लाख से घट करके लगभग 10,17,000 पर पहुंच गई है। तकरीबन 93,000 या 94,000 स्कूल बंद हुए हैं। अब यही आंकड़ा एक दूसरी रिपोर्ट में और साफ होकर सामने आता है। रिपोर्ट के अनुसार 89,441 सरकारी स्कूल बंद हुए, जबकि उसी दौर में 42,944 नए प्राइवेट स्कूल खोले गए। यानी सरकारी स्कूलों के बंद होने की सालाना रफ्तार 8% रही, जबकि प्राइवेट स्कूल उससे लगभग 2 गुनी रफ्तार पर 15% की दर से बढ़ते चले गए थे। इसे महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक सोची समझी पॉलिसी शिफ्ट कहा जा सकता है। कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2024 की एक सिटी ग्रुप रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा ग्रोथ रेट पर हिंदुस्तान हर साल लेबर मार्केट में दाखिल होने वाले नौजवानों को खपाने के लिए जरूरी 1,20,00,000 नौकरियां पैदा नहीं कर पा रहा है, और फॉर्मल सेक्टर की नौकरियां कोविड से पहले के मुकाबले भी घट चुकी हैं। फॉर्मल सेक्टर ऐसी नौकरियां और कंपनियों का क्षेत्र होता है जहां जो सरकार के नियम कानून के मुताबिक चला करती हैं, जहां सरकार के नियम चलते हैं। यहां एम्प्लॉइज को तय समय पर सैलरी मिलती है, नौकरी कुछ हद तक सुरक्षित होती है। इसी के साथ पीएफ, पेंशन, मेडिकल सुविधाएं,
पेड छुट्टियां, पेड लीव्स और बोनस जैसी सुविधाएं भी आमतौर पर दी जाती हैं। जैसे सरकारी नौकरियां, बैंक, प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां और रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों में नौकरियां इन सबके अंडर आती हैं। यानी एक तरफ डिग्रीधारी नौजवानों की तादाद तेजी से बढ़ी, लोग डिग्री लेकर हाथों में घूमते रहे, दूसरी तरफ उनके लिए नौकरियां पैदा होना लगभग बंद हो गया। इसके अलावा जो इक्का दुक्का सरकारी भर्तियां निकाली भी जाती हैं, या तो उनको फाइनल करने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है, या फिर आपको पता ही है पेपर लीक हो जाते हैं, 5-5 साल तक भर्तियां अटकी रहती हैं, कोर्ट में जाती हैं। उसके बाद भी फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि भर्ती रद्द कर दी गई है। अब जनवरी 2024 तक हाई कोर्ट्स में जजेस के 1114 में से 331 पद खाली पड़े हैं। निचली अदालतों में 5000 से ज्यादा पद खाली, रेलवे में लाखों पद खाली और पुलिस महकमों में तकरीबन 20% सेक्शन पोस्ट भी खाली पड़ी हुई। यानी सरकार खुद अपने महकमों में भर्ती नहीं कर पा रही, जबकि यूथ सालों साल इंतजार ही करता रह जाता है। इसी वजह से जब कहीं थोड़ी सी भी या किसी भी लेवल की भर्ती निकलती है तो भगदड़ जैसे हालात बन जाते हैं। मसलन 2024 में महाराष्ट्र पुलिस के महज 17,471 जूनियर पदों के लिए करीब 18 लाख अर्जियां आई। यानी हर एक पोस्ट के पीछे 100 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े थे जो बेरोजगार थे। मार्केट के तमाम फॉर्मल उसूलों को किनारे करते हुए इस नए माहौल में एक विशाल परजीवी इंडस्ट्री फल फूल रही है, और वो है कोचिंग और प्राइवेट नॉलेज की इंडस्ट्री। ये कोचिंग सेंटर्स, जिनमें से कुछ खुलेआम एक्सप्लॉयटेटिव भी हैं और कुछ झूठे वादों के जरिए शिकारी रवैया भी अपनाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स खुद भी उस पॉलिसी शिफ्ट के साथ साथ बेहताशा बढ़े हैं, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जैसी नई बनी संस्थाओं ने उन स्टूडेंट्स और उन फैमिलीज को भी कोचिंग इंडस्ट्री के जाल में घसीट लिया जिन्हें मेडिकल या इंजीनियरिंग सीट की कोई तमन्ना तक नहीं थी। पहले कोचिंग की जरूरत मुख्य रूप से उन्हीं बच्चों को पड़ती थी जो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन जब से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जैसी नई संस्थाएं आई हैं और उन्होंने लगभग हर तरीके के कॉलेज एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जैसे सीयूईटी, नीट, यूजी, जेई मेन, यूजीसी नेट आदि अनिवार्य कर दिए हैं, तब से कंडीशंस बदलती चली गई। अब कंडीशन ये है कि जो स्टूडेंट सामान्य ग्रेजुएशन या साधारण विषयों की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके पास भी एंट्रेंस एग्जाम देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। और अगर एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोचिंग नहीं लगाएंगे तो वो जिस स्कूल से पढ़कर आ रहे हैं, सरकारी स्कूल से, वहाँ कितनी पढ़ाई होती है आप भी जानते हैं। तो उनकी मजबूरी बन जाती है कि उनको कोचिंग ज्वाइन करनी ही है, क्योंकि उनको एंट्रेंस टेस्ट पास करना होता है। और एंट्रेंस टेस्ट का जो लेवल है वो भी उस तरीके से रखा जाता है कि आदमी, जो बच्चा है, उसको कोचिंग का सहारा लेना ही पड़े। एक 12th लेवल के एसएससी सीएचएसएल का लेवल अगर आप देखेंगे, उसके क्वेश्चंस का लेवल, तो जो सीजीएल जो ग्रेजुएट लेवल के विद्यार्थी होते हैं वो 12th वाले लेवल का सीएचएसएल होता है, उसको पास नहीं कर पाते हैं। तो अगर 12th पास किया हुआ बच्चा अगर सीएचएसएल जैसे एग्जाम में बैठेगा और उसको फेल कर जाएगा तो क्या करेगा? वो कोचिंग सेंटर्स का रुख करेगा। कुल मिलाकर परीक्षा नीति के इस बदलाव ने कोचिंग इंडस्ट्री का जो दायरा था वो बहुत बढ़ा दिया और हर किसी को इसमें शामिल होने पर मजबूर कर दिया। इनके खर्चे आसमान छूते हैं, मगर परिवार बस एक आखिरी कोशिश की मानसिकता में फंसकर लगातार पैसा लुटाते चले जाते हैं। घर वालों को लगता है एक आखिरी अटेम्प्ट और दे लो, इसमें तो हो ही जाएगा। अब वो ऐसे एग्जाम्स के लिए कर्ज में डूबते जाते हैं जिन्हें शायद उनके बच्चे कभी क्लियर कर ही ना पाएं, और ऐसी डिग्रीज के पीछे भागते हैं जिनका आगे कोई भविष्य ही नहीं है। बीए और बीएससी का क्या भविष्य है इस देश में? और गरीब बच्चा वही करता है, उसके पास कोई स्किल नहीं रह जाते। स्किल की बात आई तो आप यही समझ लीजिए कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग जो फेल हो जाते हैं, उनके सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं, क्या उनके पास कोई स्किल है? उनके पास सिवाय टीचिंग के कोई दूसरा चारा नहीं होता। वो अपने किसी शहर के या कस्बे के या गांव के स्कूल में 15-20 हज़ार की नौकरी करते हैं। 35 साल की ओवरेज होने के बाद जब उनके पास कोई चारा नहीं बचता कि वो कहाँ जाएं, तो उनके पास कोई स्किल तो है नहीं। तो यूपीएससी की तैयारी भी किसी को स्किल डेवलपमेंट नहीं सिखाती है। कोई प्राइवेट नौकरी वाला यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे को अपने यहाँ नहीं रखेगा 15-20 हज़ार की नौकरी पर, भले ही उसने इंटरव्यूज ही क्यों ना दिए हों। स्थिति यह है कि कोचिंग इंडस्ट्री लगभग 54,000 करोड़ रुपए की विशाल इंडस्ट्री बन चुकी है और अनुमान यह है कि साल 2034 तक ये बढ़कर के 1,55,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। यानी अगले 10 साल में इंडस्ट्री करीब 2.5 गुना हो जाएगी। इसकी वजह है आईआईटी, मेडिकल, यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी जैसे एग्जाम्स जिनमें सीटें तो बहुत कम हैं, उम्मीदवार लाखों करोड़ों में। 36 लाख लोग एसएससी का फॉर्म भरते हैं और वैकेंसी 10,000 निकलती है। ऐसे में पेरेंट्स अपने बच्चों को कोचिंग्स में न डालें तो क्या करें? और ये सिर्फ ऑफलाइन क्लासरूम कोचिंग्स की बात नहीं है, अब ऑनलाइन कोचिंग्स भी तेजी से बढ़ रही हैं। इसका मार्केट भी करीब $51 करोड़ का हो चुका है, जो आगे और तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि एआई बेस्ड पर्सनलाइज्ड पढ़ाई अब आम बनती जा रही है।
इस इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्टर्स भी हैं। एक तरफ स्कूल लेवल की ट्यूशन दी जाती हैं, दूसरी तरफ इंजीनियरिंग, मेडिकल एंट्रेंस जैसे जेई, नीट की कोचिंग्स दी जाती हैं, तीसरी तरफ यूपीएससी, पीसीएस जैसे और बाकी के जो वनडे एग्जाम्स हैं सरकारी नौकरी के, उनकी कोचिंग दी जाती है। इन सभी सेक्टर्स को मिला दिया जाए तो ये देश के कोने कोने तक फैल चुके हैं, सिर्फ शहरों में नहीं, गाँव कस्बों तक ये जा चुके हैं। अब जो ये लाखों बच्चे कोचिंग करते हैं उनमें से कितनों को असल में सीट मिलती है? नीट की बात करें तो 2024 में करीब 23 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे, जबकि देश में एमबीबीएस की कुल सीटें सिर्फ 1,09,000 हैं। यानी हर 100 में से सिर्फ 5 बच्चों को ही एमबीबीएस सीट मिल पाती है, बाकी 95 खाली हाथ रह जाते हैं। वो अगली बार फिर से अटेम्प्ट देते हैं, ये सोचकर कि इस बार हो जाएगा। इसी तरह हर साल करीब 14 लाख बच्चे जेई मेंस देते हैं। इनमें से टॉप 2.5 लाख को ही जेई एडवांस देने का मौका मिलता है। उसमें से भी करीब 1.25 लाख बच्चे असल में एग्जाम देते हैं और आखिर में सिर्फ करीब 54,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वालिफाई कर पाते हैं। और इनमें से भी सिर्फ 33% को ही असल में किसी आईआईटी में सीट मिलती है, बाकी के 2/3 क्वालिफाई करने के बावजूद आईआईटी से बाहर ही रह जाते हैं। फाइनली शुरुआती 14 लाख बच्चों में से सिर्फ करीब 1 से 1.3% बच्चों को ही आखिर में आईआईटी की सीट मिल पाती है। और यूपीएससी की बात करें तो बात ही अलग है। ये देश का सबसे कठिन फिल्टर है। साल 2025 में करीब 5,77,000 बच्चे प्रीलिम्स में बैठे, आखिर में सिर्फ 1,087 का ही सिलेक्शन हो पाया। यानी सक्सेस रेट सिर्फ कितना है? 0.19%। यानी हर 500 बच्चों में सिर्फ एक को नौकरी मिलती है। और इसका आप कोचिंग इंडस्ट्री का पूरा वो देखेंगे कि इकोनॉमी कितनी है तो आप दंग रह जाएंगे। नीट में फेल होने वाले बच्चे 1 साल ड्रॉप लेकर दोबारा तैयारी करते हैं, यूपीएससी वाले भी करते हैं, जेई वाले भी करते हैं और कोचिंग माफियाओं के जाल में फंसते रहते हैं। बाकी कुछ बच्चे अपने नीट स्कोर के आधार पर ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भारी भरकम फीस देकर दाखिला लेते हैं, डोनेशन 1-1 करोड़ तक देकर के। जहां 1 साल की फीस 15 से 20 लाख होती है, डोनेशन अलग होती है। अब इसी तरह जेई में जो बच्चे आईआईटी नहीं पहुंच पाते, वो या तो 1 साल ड्रॉप लेकर फिर से कोशिश करते हैं या मजबूरी में वो भी किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं, वहां भी वो डोनेशन दे के लेते हैं। यानी आप किसी भी तरफ जाएं, फायदा इन्हीं प्राइवेट माफियाओं का ही होना है। जो प्राइवेटाइजेशन इस देश में आज हो रहा है उससे किसको फायदा हो रहा है आप समझ रहे होंगे। इस सब में यूपीएससी वालों की कहानी सबसे ज्यादा तकलीफ देह इसलिए भी है क्योंकि ये एग्जाम 4-6 बार तक ही दिया जा सकता है और बहुत सारे बच्चे 25-30 साल तक की उम्र तक सिर्फ एक आखिरी चांस सोचकर इसी एग्जाम की तैयारी में लगे रहते हैं। आके देखिए दिल्ली में, आके देखिए प्रयागराज में, आपको पता चलेगा 35-35 साल के बच्चे जिनके पास अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं वो दर दर भटक रहे हैं। और जब तक इन बच्चों को समझ में आता है कि जाल में फंस चुके हैं गुरु, तब उनको एहसास होता है कि अब उनके पास तो कोई डिग्री ऐसी है भी नहीं, ना कोई ऐसा स्किल है कि जिससे कोई नौकरी उनको दे देगा। कोई ठीक ठाक प्राइवेट कंपनी में 50-60 हज़ार की नौकरी उनको मिल जाएगी, या एमएनसीज की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब इन बर्बाद हुए सालों में देश का जो जॉब मार्केट है वो भी पूरी तरह बदल रहा है। प्राइवेटाइजेशन तेजी से बढ़ा है, स्थायी और जो सिक्योर्ड जॉब्स हैं वो लगातार कम हुई हैं, उनकी जगह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आउटसोर्सिंग करके गिग इकोनॉमी जो है वो आ गई है। अब इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की बात करें तो उसके मुताबिक हिंदुस्तान की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, युवा हैं, लेकिन इनमें से महज 51% नौजवान ही रोजगार के काबिल माने जाते हैं, आधे लोग नहीं। टेस्टिंग पॉलिसी और कोचिंग इंडस्ट्री का ये गठजोड़ स्टूडेंट की उम्मीदों को नए सिरे से गढ़ रहा है, जिसका नतीजा साइकोलॉजिकल टेंशन और परिवारों पर आर्थिक बोझ की शक्ल में निकल रहा है। बच्चे रोड पे घूम रहे हैं, दिखाई देते हैं, उनके पास काम नहीं। इस इंडस्ट्री की तरक्की मिडिल क्लास के बच्चों की फॉर्मल स्कूलिंग की जड़ें तक खोखली करती जा रही है। इसका असर आगे चलकर उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर भी पड़ेगा जो गैर सरकारी संस्थाओं जैसे अल्पसंख्यक तंजीमों, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और एजुकेशनल सोसाइटीज द्वारा चलाई जाती हैं और पढ़ना तय है। तो आप अब कमेंट करके बताइए कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या क्या जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। क्या जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्या गरीब बच्चा वहां तक पहुंच पा रहा है जहां तक उसको पहुंचना चाहिए? क्या उसको वो शिक्षा मिल रही है जिसका वो हकदार है? तो क्या अगर शिक्षा नहीं मिलेगी वो जॉब कर पाएगा? क्या बेरोजगारी खत्म हो पाएगी? कमेंट करके बताते रहिए, मॉलिटिक्स देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।